हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर जिसका कोड 801 डीडी है। इस पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमको बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। साथ ही साथ आप लोगों को जो रोल नंबर है अंक में शब्द में लिख लेना है। आपका विषय हिंदी है, इसे अच्छे तरीके से भर लीजिएगा। पेपर का कोड जो है 801 डीडी है, इसे भरिए। उसके बाद परीक्षा का दिन यहाँ भरा जाएगा। बृहस्पतिवार का आपका एग्जाम है और जो समय है, तिथि है, वो 22 फरवरी 2024 का है। प्रथम पाली में आपका पेपर पड़ेगा, 10वीं वाले हैं तो सुनिए। उसके बाद आपका केंद्र का नाम भर देना है, शिव नारायण इंटर कॉलेज। एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग जान जाइए कि जब भी परीक्षा देने जाइएगा तो कक्ष निरीक्षक का नाम एवं स्पष्ट हस्ताक्षर आपके कॉपी पर होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जितने भी जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं उन सब का हम लोग उत्तर अच्छे तरीके से सीखेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करना है और साथ ही साथ ये भी सीखना है कि बोर्ड एग्जाम में जा करके कॉपी कैसे अच्छे तरीके से लिखना है, आंसर कैसे करना है, ताकि हमारा नंबर थोड़ा सा भी न कटे। तो बिना देर किए चलिए अब हम लोग एक एक बात को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिए, हमारा निर्देश जो पहला है कि हमको 15 मिनट पढ़ने के लिए जो है मिलेंगे, ठीक है। यह जो प्रश्न पत्र है दो खंड, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसका उत्तर हमें OMR उत्तर पत्रक पर देना है। ऐसे ही एक OMR मिलेगा, आप लोग अच्छे तरीके से उत्तर पत्रक पर भर कर आइएगा, ठीक है। प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पी है, इसका तो हो ही गया। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक मिलेंगे। कितने? एक एक अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक दिए गए हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं खंड अ का। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पहला है कि झूठा सच किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या नाटक है? तो झूठा सच किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका प्रश्न दूसरा है, अनंत आकाश के रचनाकार है डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद या यशपाल। तो अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक ही कथन है जो सत्य है। पहला है कि गुनाहों के देवता रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है, ये गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो ये भी गलत है। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी है, तो ये जो है सही है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 को पढ़ते हैं। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल, लल्लूलाल, सदल मिश्र या इंसा अल्लाह खा। तो पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन से हो जाएंगे? तो मथुरा लाल शुक्ल हो जाएंगे। आंसर ए सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 है कि सारंगधर रचनाकार है परम परममल रासो, हमीर रासो, कुमार रासो या विशलदेव रासो का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो है ये हमीर रासो है, ठीक है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 पढ़ते हैं कि छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? कुंठा और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम वादना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण या रीति ग्रंथों के निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। अब प्रश्न संख्या 7 पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र या किशोरी लाल गोस्वामी या श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, ठीक है। अब हम लोग 8 नंबर पढ़ेंगे कि साकेत किस युग की रचना है? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग या छायावादी युग। तो साकेत किस युग की रचना है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा द्विवेदी युग का। क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 पढ़ते हैं। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र या एकाकी। तो देखिए, भारत दुर्दशा जो है ना, ये इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ये किस विधा की रचना है? तो नाटक की। किसकी?
नाटक की। इसका राइट हो जाएगा कि नाटक विधा की रचना है, नाटक होना चाहिए, नहीं दिया है। चलिए 10 नंबर पढ़ते हैं कि बिहारी किस युग के कवि है? आधुनिक काल, रीति काल, भक्ति काल या आदि काल? तो बिहारी किस युग के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा रीति काल के। अब हम लोग 11 नंबर पढ़ते हैं कि नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोई बहुबाहू। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, वीर रस, शांत रस या हास्य रस? तो इसमें हो जाएगा कौन सा रस? हास्य रस। क्या हो जाएगा? हास्य रस। क्योंकि देखिए नाना वाहन का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के सवारी, विभिन्न प्रकार के वेशभूषा, कपड़े पहन करके ये शिव समाज, देखिए बीएसए शिव समाज यानी लोग जो है शिव जी के समाज को देख करके हंसने लगते हैं, तो यहाँ हास्य रस हो जाएगा। ठीक है। कोई मुखहीन, किसी का मुख ही नहीं है, विपुल मुख कहाँ हो? तो किसी का बहुत सारा मुख है, इस बात का वर्णन किया गया है, तो इसमें हास्य रस ही होता है। अब प्रश्न संख्या 12 पढ़ते हैं कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय मालासी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं 13 नंबर कि रोला किस प्रकार का छंद है? विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक या इनमें से कोई नहीं? तो रोला किस प्रकार का छंद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रोला सममात्रिक छंद है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 14 पढ़ते हैं कि निर्जन शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? नी, नीर, नी या नीर? यहाँ आधा रहे, तो निर्जन में नीर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि धनुष का पर्यायवाची शब्द है अश्मि, कुलिस या कोदंड या पति? तो धनुष का पर्यायवाची शब्द होता है कोदंड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ठीक है, बड़ी ई, आई, आई या आई? तो इसमें लगाएगा बड़ी ई। भला में जब बड़ी ई जोड़ते हैं तो हो जाता है भलाई, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए षड दर्शन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो षड दर्शन माने 6 दर्शन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। चलिए अब 18 नंबर पढ़ते हैं कि मतिभ्य शब्द का विभक्ति एवं वचन है। पंचमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन या द्वितीया विभक्ति बहुवचन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मतिभ्य शब्द में कौन सा वचन और विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति और बहुवचन है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हर्यंत्र शब्द का संधि विच्छेदन है हर प्लस अत्र, हरे प्लस त्र या हरि प्लस अत्र या हरि प्लस आत्र? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हरि प्लस आत्र। ठीक है, इस पर भी सस्पेंस है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला है 20 नंबर कि पठिष्ठ धातु का पुरुष एवं वचन है। उत्तम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन या उत्तम पुरुष बहुवचन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष बहुवचन। यहाँ हम लोग का जो बहुविकल्पी है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब हम लोग खंड ब पढ़ेंगे वर्णात्मक। ठीक है, खंड ब हमारा क्या है? वर्णात्मक वाले एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और तीनों जो है 2-2 नंबर के हैं। 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपका पहला प्रश्न है क वाला कि काशी के उत्तर में धर्म चक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों से ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्षीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप में भग्नावशेष की मालिन छाया में एक झोपड़ी सी दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। ठीक है, या तो इसका आंसर लिखना है, नहीं तो अन्यथा करके दिया है तो इसका
यह हाथ में कमल लिए बुध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती उभरे नयनों की ज्योत परसती जा रही है। और यह यशोधरा है, वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी। और यह दृश्य है महाविस्मरण का। यशोधरा और राहुल निंद्रा में खोए गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते। और यह नंद है अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा, द्वार पर आए बिन भिक्षा के लौटे भाई बुध को लौटाने को आया था, जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा। बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संघ में लौटा लिया जाता है। उधर फिर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। या तो इसका नहीं तो किसी एक का ही उत्तर देंगे। तो चलिए हम लोग वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीके से लिखेंगे, क्योंकि वीडियो को एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाना है, समझाना है आप लोगों को, ताकि एग्जामिनर थोड़ा सा भी नंबर न काटे। तो चलिए हम लोग लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 21 क। ठीक है, क का हम लोग उत्तर दिए हैं, तो क वाला ही यहाँ लिख देंगे। कहाँ से? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे डैश डैश कर देना है ताकि पता चले कि किसका दिए हैं, कहाँ से कहाँ तक है। तो काशी के उत्तर डैश डैश करके पाठ कर रही थी, यहाँ तक हम लोग लिखेंगे। संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। ठीक है, ये जो गद्यांश है कहाँ से लिया गया है? तो ममता नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी है। जब भी हम लोग संदर्भ लिखेंगे दो चीज ध्यान देंगे, पाठ का नाम और लेखक का नाम। इतना में ही हमको क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से नंबर मिल जाएंगे। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। भग्न चूड़ा तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। यहां तक का उत्तर लिखना है। तो लिखेंगे क्या? रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग बनाना है। इन भवनों के शिखर टूट चुके थे, खंडहरों की दीवारों पर घास फूस, आगे देखिए क्या लिखा गया है, घास फूस तथा लताएं उग आई थी। टूटी फूटी ईंटों के ढेर इधर उधर बिखरे पड़े थे, और इन ईंटों में बिखरी पड़ी थी भव्य भारतीय शिल्पकला। ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में यह उत्कृष्ट शिल्पकला अब अपने को भी शीतल कर रही थी। यहाँ तक का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का हम लोग अर्थ लिख देंगे। यहाँ पहला का हो गया, दूसरे का हो गया। अब तीसरा क्या है कि धर्म चक्र कहाँ स्थित था, इसका आंसर देना है। तो तीसरा का आंसर लिखेंगे कि धर्म चक्र मौर्य और गुप्त सम्राटों की कृति के अवशेष रूप में काशी के उत्तर में सारनाथ नामक स्थान पर स्थित था। यहाँ लिख देंगे, मिल जाएगा बिल्कुल नंबर। अब आपको प्रश्न संख्या 22 पढ़ना है। 22 क्या है? कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश था, अब ये वाला पद्यांश है। पर तीनों के 2-2 नंबर मिलेंगे, इस तरह से हमको 6 नंबर मिल जाएंगे। कह है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू जैसी तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना पग पैंजनी, बजत पीर कछोटी। वह छवि को रसकानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरिहाथ सो ले गो माखन रोटी। या तो इसका हम लोग लिखेंगे, या अन्यथा करके ये दिया है अथवा करके, नहीं चाहिए बुध बैर की भला प्रेम का उन्माद कहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है पावे सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थ का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बना सबको मित्र बना ले हम। या तो इसका लिखना है, तो हम लोग किसी एक का ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका लिखें। किसका? इसका, धूरी भरे अति शोभित श्याम जी, धूरी भरे अति शोभित श्याम जी इसका लिखेंगे। देखिए यहाँ से धूरी भरे अति कहाँ तक का, तो माखन रोटी तक का, ये इसमें से हम लोग लिखेंगे। संदर्भ पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवाई शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, यहाँ आपको पता भी चल जाएगा कौन से हैं कवि, तो रसखान जी हैं, तुरंत पता चल गया। अब व्याख्या कैसे करना है, एक एक बात को लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कवि रसखान जी कहे हैं कि सखिया कह रही है कि हे सखी, यहाँ से लिखना है ना, यहाँ से धूरी भरे अति शोभित श्यामजू कह रहे हैं कि श्याम वर्ण यानी सांवले
सांवले वर्ण के कृष्ण धूल से धूसरित है और अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं, वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। यहाँ तक है, जैसा बन सिर सुंदर चोटी का, वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। आगे लिखेंगे कि खेलत खात फिरे अगना, खिलत खात फिरे अगना, यानी खेलते और खाते हुए अपने घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है, पग पैंजनी बाजत पीर कछोटी, उनके पैरों में पायल बज रही है और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। यहाँ तक कछोटी का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अर्थ लिख देंगे, बिल्कुल आपको अच्छा से नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अब देखिए, अब तीसरका है हमारा, तीसरका है कि प्रस्तुत पद्यांश में किसे भाग्यशाली बताया गया है, इसको बताना है। ठीक है, तो हम लोग लिख दिए हैं इसका आंसर कि प्रस्तुत पद्यांश में कौवे को भाग्यशाली बताया गया है। यहाँ पे लिखा भी था, लिखा है ना कि काग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग बड़े सजनी, यहाँ से ही हम लोग इसका आंसर निकाल लिए कि प्रस्तुत पद्यांश में कौवे को भाग्यशाली बताया गया है। अब प्रश्न संख्या हम 23 का उत्तर लिखेंगे कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसके लिए हमको संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर, और यदि अनुवाद कर देते हैं तो 3-5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। किसी एक का ही लिखना है। अहम अस्या पर हेलिका से लेकर के ये पहला दिया है, उसके बाद इसका दूसरा अथवा करके दिया है। भारतीय संस्कृत हेतु सर्वेशा मतावलंबिना, यहाँ से लेकर के उन्नति कर्तव्य तक किसी एक का लिखेंगे। तो हम लोग भारतीय संस्कृत वाला लिखे हैं, तो चलिए यहाँ से करके यहाँ तक आप लोग डैश डैश करके लिख दीजिएगा। संदर्भ लिखेंगे कैसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, अब हिंदी अनुवाद कैसे करना है, तो भारतीय संस्कृत हेतु सर्वेशा मतावलंबिना संगम स्थली, यहाँ तक लिख देंगे कि भारतीय संस्कृत तो सभी मतों के मानने वालों का मिलन संगम है या मिलन स्थल है। यहाँ लिखेंगे कि काले काले विविधा विचार भारतीय संस्कृतौ समाहिता, यानी कि समय समय पर अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में मिल गए। उसके आगे हम लोग लिखेंगे कि ऐसा संस्कृति समासिकी संस्कृति यशा विकासे विविधना जातिना संप्रदायना विश्वासनाश्च योगदान दृश्यते, यानी कि लिखेंगे कि यह संस्कृति मिली जुली संस्कृति है जिसके विकास में अनेक जातियां संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई पड़ता है। इसके आगे लिख देंगे हम लोग कि एतएव अस्माकं भारतीय नाम एका संस्कृतम एका च राष्ट्रीयता सर्वेपि वयम एकास्या संस्कृते समासुका एक राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयता। ठीक है, इसके आगे हम लोग लिखेंगे कि हम सभी एक भारतीय संस्कृति की उपासना करने वाले हैं और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं, एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। आगे लिखा है कि यथा भ्रातरः परस्पर मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सहोदरन च राष्ट्रीयत्व उन्नति कर्तव्य। यहाँ तक का लिख देंगे अब कि जैसे सब भाई आपस में मिल करके सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और मित्र भाव से राष्ट्र की उन्नति करना चाहिए। लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे यहाँ से 5 का 5 नंबर मिल जाएगा। अब प्रश्न संख्या 24 पढ़ते हैं कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मरण मंगलम यत्र विभूषच विभूषणम कौपिन यत्र कौशेष सा काशी केन मियते, अथवा करके माता गुरुत्रा भूमे खातः पीतोचत्र अस्थता मन शीघ्रांतरन वतात चिंता बहुतरी तीर्णात। किसी एक का ही लिखना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर देना है अच्छे तरीके से। प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग का 24 लगा लेना है। संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य के जीवन सूत्राणी से लिया गया है। ठीक है, कि इसका हम लोग अनुवाद किए हैं, तो इसका जो अथवा करके दिया था इसका माता गुरुत्रा भूम, इसका अर्थ हो जाएगा
कि जो माता जी है पृथ्वी से अधिक भारी माता है, पृथ्वी से अधिक भारी माता है। आगे लिखा है कि खात पीतोत्तर सत्य था, ठीक है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है। आगे लिखा गया है कि मनः शीघ्रांतरः वतात चिंतान बहुतरी तीर्णात, यानी कि वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है, यानी कि हवा से तेज चलने वाला कौन सा है, तो मन है। और तीर्ण यानी कि घास से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है। यदि चिंता हो जाएगा तो आप घास से भी कमजोर हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। यहाँ तक लिख देंगे। अब हमारा प्रश्न संख्या 25 आता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसके लिए हमें पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे। तो देखिए, खंड काव्य का जो प्रश्न है इसको आप लोग अपने अध्यापक की सहायता से, हर जिले का अलग अलग होता है, अब इसलिए आप अपने अध्यापक की सहायता से अथवा सीरीज में जा करके, ठीक है, खंड काव्य के ऊपर दिया है कि कौन सा खंड काव्य किस जिले का है, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इस वाले प्रश्नों को हम लोग यहाँ छोड़ दिए हैं। बाकी अब हम लोग बढ़ गए हैं प्रश्न संख्या 26 पे। 26 क्या है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसके लिए यदि जीवन परिचय लिखते हैं तो हमको 3 नंबर और रचना का उल्लेख करते हैं तो 2 नंबर, इस तरह से हमको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जीवन परिचय लिखना भी एक कला है, आप लोग सीख करके जाइए। अच्छे तरीके से नहीं लिखेंगे तो नंबर कट सकता है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल अच्छे ऐसे ही स्टेप याद करिए, अच्छे तरीके से लिखाइएगा। जीवन परिचय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है, उनके जो जन्म का समय है अच्छे तरीके से हाईलाइट, जहाँ हुआ है उसको भी अच्छे तरीके से ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। पिता का नाम दिया गया है तो इसे भी अच्छे तरीके से लिखिएगा। ये भी बताया गया है कि इनका जो परिवार था वो प्रतिष्ठित था, संपन्न परिवार था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में सन 1950 से लेकर के 1962 तक कार्यभार संभाला। भारत सरकार ने इनके महानताओं के समान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया। अंततः इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हो गई। बिल्कुल संक्षिप्त में लिखा गया है, एक पेज में इस सारे कार्य को कर दिया गया। अच्छे तरीके से ऐसे ही लिख देना है। आपको रचनाएं एक बोला था, हमने कई रचनाएं लिखा है, लेकिन अगर जो अधिक भी लिख देंगे तो नंबर कटेगा नहीं, नंबर तो मिलेगा ही। मेरी आत्मकथा, साहित्य, भारतीय शिक्षा, बापू के कदमों में, ये हो जाएगा इनका रचनाएं। उसके बाद देखिए, इनको संक्षिप्त में ये यहाँ लिख दिए हैं कॉपी में, ताकि हमारा जो है कॉपी जांचने वाला देखकर ही नंबर दे दे। नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु और रचना, इतना कर देंगे, बिल्कुल आपका नंबर नहीं कटेगा। अब 26 का ख पढ़ते हैं। 26 का ख क्या है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए, हम लोग किसका, सुमित्रा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखे हैं, ये हमने पढ़ाया है सूरदास का, अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए 26 का ख करके लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कॉपी आप लोग अच्छे तरीके से लिखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 26 ख महादेवी वर्मा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे जीवन परिचय। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में। कब हुआ था, तो 1907 में। इन दोनों को हमने काला से लिखा है। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। इनका विवाह 9 वर्ष की छोटी उम्र में रूपनारायण वर्मा के साथ हो गया था। महादेवी वर्मा जी
उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य भी रह चुकी है। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में प्रयागराज में हो गया। यहाँ तक लिख देंगे, बिल्कुल अच्छा से मिल जाएगा। अब इनकी रचनाएं क्या क्या है, तो रचनाएं हैं यामा, दीपशिखा, निहार या स्मृति की रेखाएं। तो यहाँ से रचनाएं हो जाएगा। इनका नाम लिखना है, संक्षिप्त परिचय ऐसे करके लिख दीजिएगा कि नाम क्या है, महादेवी वर्मा। जन्म कब हुआ है, तो सन 1907 में। जन्म का स्थान क्या है, तो फर्रुखाबाद। पिता का नाम गोविंद प्रसाद, माता का नाम हेम रानी देवी। मृत्यु कब हुआ है, तो सन 1987 ईस्वी में। और रचना कौन सी है, तो दीपशिखा एक रचना का यहाँ वर्णन किया गया है। ऐसे ही बिल्कुल कॉपी आपको लिखना है ताकि नंबर थोड़ा सा भी ना कटे। अब 27 नंबर है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। उस श्लोक को आप लोग को लिख करके आ जाना है अच्छे तरीके से। तो देखिए हम लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 27 करके लिखना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये एक श्लोक हो गया, यहाँ लिख करके आ जाएंगे, आप लोग को 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। अब प्रश्नोत्तर संख्या 28 क्या है, 28 का हम लोग पढ़ेंगे। 28 क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। दारा सिकोह ब्रांसी आज्ञातम किम अक्रोत, या गीतायाः कः संदेश, न्यायाधीशस् पीठे आसने का अतिष्ठ, या मर्यस्थः किम मित्रम किम अस्त। किसी 2 का, तो हम लोग किसका, दूसरे का और चौथे का उत्तर किएंगे। गीताया कह संदेश, भाई गीता के क्या संदेश है, तो लिखे हैं कि निष्काम कर्म करण एवं गीताया संदेश अस्त। ठीक है। दूसरा लिखा है कि मरिष्टस मित्र किम अक्रोत, यानी कि मरने वाले के बाद, मरने वाले का या मरने के बाद आपका मित्र कौन सा है, तो मरिष्टस मित्र दानम अस्ति, दान है। क्या है, दान है। तो इसका राइट आंसर यहाँ कर दीजिएगा। अब हमारा प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, छात्र और अनुशासन, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। इसके लिए हमको कितना, 9 नंबर मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमको कमेंट करके भी कह रहे थे कि सर जो इम्पोर्टेंट निबंध है इन सब पर एक एक करके वीडियो बना दीजिए। तो चलिए इस जिसे प्रश्न पत्र के माध्यम से हम छात्र और अनुशासन पर निबंध लिख रहे हैं। निबंध लिखने का कला समझिए, कितने पेज में लिखना है, कैसे लिखना है, एक एक करके समझिए और अच्छे से लिख करके आइएगा। देखिए निबंध लिखने का जो मेन मोटो होता है, आप क्या सोच रहे हैं किसी विषय वस्तु पर, ये एग्जामिनर जानना चाहता है। प्रश्नोत्तर संख्या 29 लगाएंगे, छात्र और अनुशासन। प्रस्तावना करके पहला हेडिंग बनाना है, प्रस्तावना। उसके बाद लिखना है कि विद्यार्थी देश के भविष्य है, विद्यार्थी देश के भविष्य है। देश के प्रत्येक प्रकार का विकास विद्यार्थियों पर ही निर्भर करता है। विद्यार्थी जात समाज और देश का निर्माता होता है। विद्यार्थी अनुशासन जीवन का प्रमुख अंग है, यानी कि विद्यार्थी का जो अनुशासन है जीवन का प्रमुख अंग है। अनुशासन विद्यार्थी जीवन का प्रमुख अंग है और विद्यार्थी जीवन का आधारशिला भी है। विद्यार्थी को अनुशासित होना चाहिए, इससे शिक्षा जगत ही नहीं अपितु सारा समाज प्रभावित होता है। यानी अनुशासन से केवल शिक्षा जगत ही नहीं, पूरा जो समाज प्रभावित होता है। विद्यार्थी जो है सब पूरे सिस्टम को प्रभावित करते हैं। अब लिखेंगे कि विद्यार्थी और विद्या, दूसरा हेडिंग बनाएंगे विद्यार्थी और विद्या। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी का अर्थ है विद्या का अर्थी, अर्थात विद्या प्राप्त करने की कामना करने वाला। विद्या लौकिक या सांसारिक जीवन की सफलता का मूल आधार है। विद्या आपके पास रहेगी तो आपका लौकिक जीवन हो या सांसारिक जीवन हो सफल बन जाएगा, जो गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। जो विद्या होती है गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है, क्योंकि केवल आप पुस्तकों को पढ़ करके विद्या को अर्जित नहीं कर सकते हैं। पुस्तकें अपनी भाषा में बताई होती है, जबकि गुरु जी हैं आपको अच्छे तरीके से अपने भाषा में समझाते हैं। चलिए तीसरा हेडिंग बनाएंगे अनुशासन का महत्व। भाई विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, या
किसी भी जीवन के लिए अनुशासन का क्या महत्व है? लिखेंगे अनुशासन का अर्थ होता है बड़ों की आज्ञा का मानना। अनुशासन का अर्थ वह मर्यादा है जिसका पालन ही विद्या प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के लिए अनिवार्य होता है। सभी विद्यार्थी को अनुशासित होना चाहिए तथा गुरु बड़ों की बातों का मानना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को बताया गया है कि भाई अनुशासित रहोगे तभी अच्छा विद्यार्थी बन पाओगे, अच्छे से शिक्षा मिलेगी। ठीक है, अगला हम लोग हेडिंग बनाएंगे क्या? देखिए, अनुशासनहीनता के कारण। अनुशासनहीनता किस किन कारणों से हो सकता है? तो अनुशासनहीनता के कारण में लिखेंगे कि वस्तुतः विद्यार्थी में अनुशासनहीनता एक दिन में पैदा नहीं हुई है। यानी कि अनुशासनहीनता है केवल एक दिन में पैदा नहीं हुई है, इनके अनेक कारण भी है। लिखेंगे पहला कि पारिवारिक कारण। बालक की पहली पाठशाला उसका परिवार है। माता पिता के आचरण का बालक पर प्रभाव पड़ता है। यानी पारिवारिक कारक बताया गया है। पहला पाठशाला किसको बताया गया है? तो परिवार को ही बताया गया है। दूसरा कारण सामाजिक कारण। विद्यार्थी जब समाज में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरी, भाई भतीजावाद आदि देखता है तो वह विद्रोह कर उठता है और अध्ययन की उपेक्षा करने लगता है, यानी कि पढ़ने में मन नहीं लगता है। अब तीसरा लिखेंगे कि राजनीतिक कारण भी है। राजनीतिक कारण में क्या लिखना है कि छात्र अनुशासनहीनता का एक बड़ा कारण है दूषित राजनीति भी है। आज राजनीति जीवन के हर क्षेत्र में हो गया है। जो राजनीतिकरण है वो जीवन के हर क्षेत्र में हुआ है। निवारण के लिए क्या लिखना है? तो निवारण छात्र अनुशासनहीनता उपयुक्त कारणों को दूर करके ही हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। सर्वप्रथम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को ही सही किया जाए ताकि विद्यार्थी जीवन में सुधार हो सके। इतना लिख देंगे, आपको बिल्कुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको छात्र और अनुशासन पर निबंध लिखना था। हम लोग निबंध लिख देंगे, 2 पेज में लिखेंगे, 9 नंबर हमको बिल्कुल मिल जाएगा। इस तरह से आपकी बोर्ड की कॉपी पर पूरे जो ये मॉडल पेपर है अच्छे तरीके से बताया, समझाया कि कैसे आपको लिख करके आना है। तो स्टूडेंट, अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस साथ ही साथ यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जाने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए।